देखिए आज हम क्या देखेंगे, फिजिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। और इसका ये चैप्टर कौन सा है बुक में आपके एनसीईआरटी के? 10 नंबर है, प्रकाश है ना। परावर्तन और क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन को दोनों को एक साथ में समझेंगे। एक बच्चे क्या करते हैं, पेपर में आता है परावर्तन तो लिख देते हैं अपवर्तन, अपवर्तन आता है तो लिख देते हैं परावर्तन, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ध्यान से देखिए क्या परावर्तन है और क्या क्या है अपवर्तन। देखिए सप्तन, और साथ ही में किसकी बात करेंगे हम? अपवर्तन की बात करेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि अगर जो किसी चिकनी सतह पर या पृष्ठ पर किसी ऐसे पर क्या हो, बिल्कुल जब भी खुरदरापन ना हो, उसमें क्या हो, बिल्कुल वो समतल हो, कैसा हो, बिल्कुल चिकने टाइप का हो, फिसलने वाला बिल्कुल। अगर उसके ऊपर क्या होती है, कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती है, तो आपतन के बाद वो उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। इसी प्रकाश के इस प्रकार लौटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। नहीं बात समझ में आई? देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। प्रकाश की किरण जब इस पे पड़ती है, यहाँ प्रकाश की श्वेत किरण जब इस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद, से टकराने के बाद ये क्या होती है, उसी माध्यम में वापस क्या होती है, लौट जाती है। ये मान लीजिए ए आ रही थी, यहाँ पड़ने के बाद ये बी इधर क्या हो गई, ये किरण चली गई। ये नॉर्मल बोला जाता है, ये अभिलंब बोला जाता है। तो प्रकाश की किरण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल से टकराती है तो टकराने के बाद या आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद वो उसी माध्यम में वापस क्या होती है, लौट जाती है। प्रकाश की किरण का या प्रकाश का इस प्रकार लौटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब ये परावर्तन जो हो गया, तो जो ये कोण अभिलंब से बनता है इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और इसको बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको हम? परावर्तन कोण बोलते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ये जो अभिलंब और जो आने रेखा के बीच में कोण बनता है इसको हम बोलते हैं क्या? आपतन कोण। और ये नॉर्मल जो अभिलंब दिया हुआ है और जाने वाली किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसके दो नियम आते हैं। कितने नियम आते हैं इसके? हैं दो नियम आते हैं, और बहुत पूछे जाते हैं कि आएगा पेपर में कि परावर्तन किसे कहते हैं और उसके नियम लिखिए। परावर्तन के क्या लिखिए? नियम। तो आप लिखे, पहले नियम में आप लिखेंगे कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और इस तरीके से आपका फर्स्ट नियम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह इसका सेकंड नियम हो जाएगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये बात आप जैसे इसमें लिखेंगे आपका परावर्तन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये बात आपको परावर्तन लिखनी है। ठीक है। इसके बाद देखिए अपवर्तन की, अगर अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरण को उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को नहीं पढ़ते हम, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना हम पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें तो लौटना पढ़ते हैं वापस, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। मतलब हवा से आ रही, पानी में एंट्री कर गई, पानी में गुजर रही है, या हवा से आकर के ग्लास में जा रही है यानी कांच में प्रवेश कर रही है, या कांच से जाकर के किस में जा रही है? पानी में जा रही है, पानी से ग्लास में जा रही है। मतलब मीडियम बदलेगा। इसमें परावर्तन में किरण उसी माध्यम में वापस जाती है, इसमें उसी माध्यम में पढ़ना नहीं है। हो दोनों सकते हैं, लेकिन पढ़ते हम एक एक करके हैं। एक बार परावर्तन पढ़ते हैं तो एक बार क्या पढ़ते हैं? अपवर्तन पढ़ते हैं। तो अपवर्तन में क्या होगा? इसमें प्रकाश की किरण क्या होगी? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो अपने रास्ते से, अपने मार्ग से थोड़ा क्या होगी? विचलित हो जाएगी, थोड़ा मुड़ जाएगी। प्रकाश के इस प्रकार के विचलन को या मुड़ने को ही क्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। देखिए अगर ये अभिलंब हो, क्या है ये? अभिलंब। इधर मान लीजिए कोई, इधर वायु है, इधर क्या है? ये वायु। पहले चलो ऐसे बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। ये देखिए आपका क्या होगा, ये मान लीजिए ये आपका क्या है? नॉर्मल है। एन और एन डैश क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल है, अभिलंब है। ए एम एम डैश कह देते हैं इसको। ध्यान से देखिए, ये लाइन क्या कर रही है? इस मीडियम को अलग कर रही है। इधर मीडियम कोई है, कोई इधर मीडियम है। जब प्रकाश की किरण आएगी, इस तरीके से पड़ेगी,
तो अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी। एक तो ये हो सकता है, या तो क्या होगा, प्रकाश की जब किरण पड़ेगी तो इस तरीके से आएगी, तो ये इस तरीके से क्या होगी, इससे अभिलंब से क्या होगी, दूर भी हटेगी। लेकिन जब मीडियम बदलेगा तो ये किरण थोड़ी क्या हो जाएगी, अपने रास्ते से क्या होगी, थोड़ा बदलेगी, सीधे अपने रास्ते पर जाएगी नहीं। और प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये वायु है, क्या है ये वायु, हवा है ना, वायु है, और ये इधर मान लीजिए क्या है, जल है, क्या भरा हुआ है, जल। तो ये विरल माध्यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये विरल माध्यम हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सघन। इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए नहीं बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं, केवल इसके लिए। अगर सघन माध्यम है, जल क्या हो जाएगा, थोड़ा सघन माध्यम हो जाएगा। देखिए वायु में चलना आसान है, आप वायु में दौड़ सकते हैं, क्या पानी में दौड़ सकते हैं, इसका मतलब है थोड़ा ज्यादा सघन हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, थोड़ा मुड़ जाती है। ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे ना जाकर के इसको अभिलंब की ओर क्या हो गई है, मुड़ गई है। और जब प्रकाश की किरण क्या होती है, अगर इधर है सघन, क्या है इधर सघन, और इधर क्या है कोई विरल, मान लीजिए इधर उल्टा हो जाए, इधर जल हो जाए और इधर क्या हो जाए, वायु हो जाए, तो फिर प्रकाश की किरण जो आती है वो अभिलंब से थोड़ा क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये इधर मुड़ गई। तो क्या लिखेंगे हम अपवर्तन में, हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ क्या होती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस प्रकार के विचलन को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जबकि जब वो क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, थोड़ा दूर हट जाती है। इतना आपको क्या होगा, अपवर्तन में क्या करना होगा, लिखना होगा। फिर ये आपसे पूछे, और इसमें भी पूछता है कि अपवर्तन के क्या बताइए, नियम बताइए। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और जाने वाली किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसमें परावर्तित किरण बोलते थे, इसमें क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। और जो अभिलंब और आने वाली किरण के बीच में कोण बनता है, इसको आई से डिनोट करते हो, ये आपतन कोण कहलाता है, इसमें भी और इसमें भी वही कहलाता है। लेकिन इसमें क्या कहलाता है, ये अपवर्तन कोण आर कहलाता है, इसको आर से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है अपवर्तन कोण। ठीक है, और जाने वाली किरण को इधर जब निकलती है किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण बोलते हैं। तो पहला नियम तो सेम है, पहला इसका भी नियम सेम है। जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम सेम है, केवल थोड़ा नाम बदलेगा, यहाँ परावर्तित किरण आती थी, यहाँ क्या आती है, अपवर्तित किरण, बाकी सेम वही लिखना। और दूसरा जो इसका नियम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अलग से पूछ लेता है पेपर में कि स्नेल का नियम बताइए, और ये स्नेल का नियम अलग से पूछा जाता है, जो कि अपवर्तन का सेकंड नियम है। ये क्या होता है कि आने ये जो आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा मतलब साइन आई, जा का मतलब है साइन। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो हमेशा एक नियतांक होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। ये बात आपको इसमें क्या करनी है, याद रखनी है। नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है। इसको n से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको n से। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। ठीक है, ये बात आपको इतनी इसमें क्या करनी है, याद रखनी है। अगर इतनी बात सीख लेंगे तो हमारा अपवर्तन या अपवर्तन या परावर्तन दोनों क्या हो जाएंगे, फिनिश। समझे। इससे रिलेटेड कुछ और चीजें आएंगी कि आप कहीं पूछेगा कि कोई पानी में सिक्का पड़ा है, वो उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों, रीजन पूछेगा किसकी वजह से हो रहा है ना। पर आकाश हमको नीला दिखाई देता है, क्यों, जबकि वो ब्लैक है। बोले अंतरिक्ष में जाने पर ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, लेकिन ये पृथ्वी से हम इसको आकाश को देखते हैं तो हमको कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्यों। ये सब रीजन आएंगे इससे, तो उनको हम आगे देखेंगे। पहले आपको इनके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये बात समझ नहीं समझ में आई, हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। अगर हम बात करेंगे परावर्तन की तो हम लिखेंगे, परावर्तन हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे
जब प्रकाश की किरण किसी तल पर क्या होती है, तल से क्या होती है, टकराती है, समतल से क्या होती है, टकराती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वो क्या होती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस प्रकार के लौटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं, आपतित किरण का परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और जब हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ी क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस प्रकार के विचलन को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब विरल सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और इसके दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं या एक ही बिंदु में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। और इसका सेकंड नियम है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है, और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो इसमें लिखी। इसके बाद देखिए हम क्या देखेंगे, गोली दर्पण देखेंगे। ये गोली दर्पण क्या होते हैं, क्योंकि हमको इस चैप्टर में दर्पण भी पढ़ने हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं, गोली दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है, भाग होता है। कोई कांच का कोई क्या है, कोई शीशे का क्या बना है, कोई गोल टाइप की कोई चीज बनी हो, उसको हम क्या कर दें, कट कर दें, और उसके एक पृष्ठ पर हम कलाई कर दें, चाहे अंदर वाले और चाहे बाहर वाले, तो हमेशा हमको क्या मिलता है, एक गोली दर्पण मिलता है। हमको इसमें लिखना होगा कि गोली दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है, भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बनाया जाता है। ये गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 क्या होगा आपका, अवतल दर्पण, और नंबर 2 क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। देखिए ध्यान से इसमें, तो देखिए ये कोई इधर देखिए, देखिए इधर देखिए ध्यान से, ये कोई क्या है, मान लो कोई गोला है, क्या है ये, कोई गोला। हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, इसको यहां से कट कर दिया, क्या कर दिया, यहां से कट कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। जब ये मिलेगा, इसके बाहरी पृष्ठ पर अगर हम कलाई कर देते हैं तो जो हमको दर्पण मिलता है वही कहलाता है अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलाई कर दी जाती है और धसे हुए भाग को परावर्तक तल बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और जिस दर्पण में क्या करेंगे हम, जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पर क्या कर देंगे हम, कलाई कर देंगे, उभरे हुए भाग पर क्या कर देंगे, नहीं, धसे हुए भाग पर क्या कर देंगे, कलाई कर देंगे, और उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बनाएंगे, वो दर्पण हमारा कौन कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, क्या हुआ, गोली दर्पण वे दर्पण होते हैं जो किसी खोखले गोले के कटे हुए क्या होते हैं, ये भाग होते हैं। अगर वो बाहरी वाले यदि उभरे हुए भाग पर हम कलाई कर देते हैं और धसे हुए भाग को परावर्तक तल बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण आपसे पूछा जा सकता है किसे बोलते हैं, समझ रहे ना। अगर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलाई कर दी जाती है और धसे हुए भाग को परावर्तक तल बनाया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके धसे हुए भाग पर कलाई कर दी जाती है, उभरे हुए भाग को क्या बनाया जाता है, परावर्तक तल बनाया जाता है। ये दोनों दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कई सारी डिफिनेशन आती है। जैसे अगर हम एक लाइन इसमें, ये देखो इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट मान लो, ये देखिए M और ये क्या हो जाएगा, M डैश हो जाएगा। बिल्कुल के मिडिल पॉइंट को ले लें, उससे एक लाइन इस तरीके से खींच दें। यहाँ पास मान लीजिए इसका C ले लिया, और यहाँ पास मान लीजिए M फोकस ले लिया, और यहाँ देखिए ये इसको P ले लिया। ये C और P से जो जाने वाली रेखा होती है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको हम, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्योंकि अभी में कई सारी डिफिनेशन बनती है जो पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। सबसे पहले देखिए ये जो गोला होता है का कोई केंद्र होगा, सेंटर होगा ना, ये केंद्र होता है C, इसकी कोई त्रिज्या होगी, क्या होगी, इसकी कोई त्रिज्या होगी, मान लो R होगी कि नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या क्या डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले वो पूछ सकता है ध्रुव। तो जो दर्पण का मिडिल पॉइंट होता है, जो एक P होता है, इसी को क्या हम बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अगर वो आपसे ध्रुव पूछता है तो आप लिखेंगे दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें पूछता है फिर वक्रता केंद्र। क्या पूछता है,
वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं। ये वक्रता केंद्र क्या होता है? ये जो जिससे काटा जाता है उसी का, यहाँ तो होता है गोले का, तो इसको हम केंद्र बोलते हैं। लेकिन जब कट करके दर्पण बन जाता है तो इसी को हम क्या बोलने लगते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वक्रता केंद्र। तो अगर हम डिफिनीशन दें कि वक्रता केंद्र क्या है, तो हम कहेंगे दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसका जो केंद्र होता है उसी का दर्पण का क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। नहीं बात समझ में आई? हम लिखेंगे क्या? दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। यहाँ तो वो केंद्र था, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र। और वक्रता यहाँ बढ़ जाती है। बोलिए वक्रता केंद्र की डिफिनीशन क्या लिखेंगे? दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी गोले के केंद्र को हम दर्पण का क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। फिर ये डिफिनीशन आपसे पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? क्या बोल सकता है? वक्रता त्रिज्या। तो इसमें भी ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सी से पी तक की जो दूरी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो इसमें लिख सकते हैं मेन डिफिनीशन यही होती है। देखिए क्या होती है, आप और वक्रता त्रिज्या के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वक्रता त्रिज्या के बारे में लिखेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी की त्रिज्या को दर्पण की क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ त्रिज्या थी लेकिन यहाँ क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं? दर्पण की क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। या अगर ये डिफिनीशन ना याद रहे तो आप एक और लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, सिंपल होती है। ठीक है। इसके बाद आता है इसके बाद ये पूछता है कि ये फोकस दूरी, ये यहां से एफ से पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये बोलता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, समझ रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? पूरे की आधी। जैसे त्रिज्या का आप आधा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका फोकस मिल जाएगा, फोकस दूरी मिल जाएगा। सॉरी, क्या मिल जाएगा आपको? आप देख रहे हैं ये यहां से यहां तक है वक्रता त्रिज्या, लेकिन फोकस तो यहीं से इस पूरे का ये कितना होता है? आधा। या तो आप कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है, अगर इसको ऐसे कर दें 2f बराबर कितना? r। इसी गुणा कर सकते नहीं कर सकते? तो ये भी लिख सकते हैं। जो एक दर्पण बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, कोई एक दर्पण बनाते हैं, मान लीजिए इसके इधर कलाई कर दे, मान लीजिए अवतल दर्पण हमने बनाया, ठीक है, ये अवतल दर्पण हमने बना दिया। ठीक, इसमें देखिए ये मान लो यहाँ m और ये क्या है? m डैश है, इसका ये पोल है, ये यहाँ इसका c, ये इसका c वक्रता केंद्र है। इसको इस तरीके से जो हम मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये तो ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? हम वक्रता केंद्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम वक्रता केंद्र। यहाँ पर इसको F होता है, इसको बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं इसको? हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम फोकस बोलते हैं। यहाँ पर होता है P, इसको हम बोलते हैं क्या? ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? हम ध्रुव, पोल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या करनी है इसमें? याद रखनी है। तो अगर वो आपसे ध्रुव पूछता है, आपसे वो पेपर में क्या पूछ रहे, इसी तरीके से हम अवतल का बनाया, इसी तरीके से आप उत्तल के भी बना सकते हैं। अगर वो ध्रुव पूछे तो हम कह देंगे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। अगर वो पूछ लेता है वक्रता केंद्र तो हम कहेंगे दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी के केंद्र को दर्पण का क्या बोलते हैं? वक्रता। क्योंकि ये जो है वो किसी गोले से काट करके बनाया जाता है, समझ रहे हैं। फिर ये बोलता है कि वक्रता त्रिज्या बताए, तो हम कहते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, तो ये डिफिनेशन दे सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की क्या होती है? दूरी होती है। ये हम लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और हम दूसरी डिफिनेशन देंगे तो ये लिखेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसी गोले की जो त्रिज्या थी वही इस दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये डिफिनेशन लिख सकते हैं। और कोई मुख्य अक्ष पूछता है आपसे तो आप लिखेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपसे पूछ सकता है और इसमें हम लिखेंगे। इसके बाद आपसे पूछ सकता है वो फोकस, वो आपसे पूछ सकता है पेपर में, क्या पूछ सकता है आपसे? फोकस किसे कहते हैं? फोकस ये पूछ सकता है।
देखिए अगर अवतल दर्पण की बात करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो ये मान लीजिए इसका P है, ये मान लीजिए यहाँ पास F है और यहाँ पास मान लीजिए C है। ऐसे अगर मुख्य अक्ष के कुछ किरणें समांतर ले जाए इस तरीके से, अगर मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएगा तो ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर मिलेगी आकर। इस तरीके से अगर मुख्य अक्ष के समांतर ले जाए तो यहाँ आकर के परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी आकर। अगर इस तरीके से हम और भी प्रकाश की किरणें इस तरीके से ले जाते हैं तो प्रकाश की किरणें ले जाने पर कहाँ जाएंगी, मिलेंगी यहाँ फोकस पर मिलेंगी। इस तरीके से ले जाएंगे तो कहाँ मिलेंगी, यहाँ फोकस से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बिंदु पर सब आकर के मिलती है। इसी तरीके से देखिएगा इधर ध्यान से, अगर अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है, अगर जो सॉरी ये अवतल था, ये अगर उत्तल दर्पण है ये, और ये इसका मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पर इसका क्या होगा, इधर देखिए इधर वक्रता केंद्र हो जाएगा इसका सब, ये वक्रता केंद्र C मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए ये F है। अगर इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं इस तरीके से, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो ये इस तरीके से परावर्तित होकर के आती हैं, जैसे लग रहा हो कि ये यहाँ से आ रही है। अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से किरणें पड़ती हैं तो इस तरीके से लौट करके वापस आती हैं, परावर्तित होती हैं, जैसे लग रहा हो कहां से आ रही हैं, इस बिंदु से आ रही हैं। अगर कोई किरण इस तरीके से पड़ती है और टकरा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो, और इस तरीके से वो लौट करके आती है, जैसे लग रहा हो कि ये यहाँ से आ रही है। अगर कोई किरण इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और वो इस तरीके से लौट करके वापस आती है, जैसे लग रहा हो कहां से आ रही है, इस पॉइंट से यहाँ से आ रही है। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई, इस तरीके से ये यहाँ से लगेगी, यहाँ से लगेगी। अब हम इसके बाद फोकस की डिफिनीशन देते हैं। इतनी बात आप अगर समझ गए होंगे तो फोकस की डिफिनीशन देने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या उससे आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं और इसको F से प्रदर्शित करते हैं। इसमें रियल में मिलती है, इसमें क्या होती है, वहां से आती हुई लग रही है कि वहां से क्या हो रही है, कहीं अंदर से कहीं से आ रही है। तो जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ब्रैकेट में चाहे वहां लिख दीजिए अवतल में, किसमें, ये अवतल दर्पण है, इसमें मिलती हैं। जब तथा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई, यहां लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे आती हुई, लिख देंगे वहां पर कौन सा, उत्तल दर्पण, आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। कुछ बात समझ में आई, ये तुम्हारा फोकस हो गया। इसके बाद हम उत्तल और अवतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, जब विभिन्न स्थितियों पर क्या रखी होती हैं, जब कई भिन्न भिन्न जगहों पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है, वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो उत्तल और अवतल दोनों में बनना देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ नियम देखेंगे कि कोई किरण जाती है तो कहाँ से जाएगी या कहाँ से आएगी। पहले आपको उसके बारे में पता हो जाएगा तो आपको प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए 4 पॉइंट देखिए। नंबर 1 देखिए ध्यान से, एक तो आप देखिए, अगर मान लीजिए कौन सा दर्पण होगा, ये अवतल होगा, ये कौन सा होगा आपका, ये अवतल मान लीजिए दर्पण है इस तरीके से। ये मान लीजिए इसका यहाँ F होगा, ये मान लीजिए यहाँ C है, ये देखिए C है, ठीक है। देखिए अगर कोई किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, किसमें, ये आपका अवतल दर्पण बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, अवतल दर्पण है ये आपका अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष के अगर समांतर को किरण जाएगी तो हमेशा वो कहां से आएगी, फोकस से आएगी। ये बात आपको इसमें क्या करनी है, याद रखनी है कि अगर फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो जब परावर्तित होगी तो हमेशा किससे होगी, फोकस से ही होगी। अगर यहाँ अवतल उत्तल होगा, अगर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होगा, देखिए अगर दर्पण कौन सा होगा, उत्तल होगा, उत्तल दर्पण होगा तो क्या होगा, देखिए ये इसका C, ये इसका F मान लीजिए। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो इस तरीके से वो परावर्तित होती है, जैसे कि लग रहा हो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। एक नियम ये होता है, ये हमेशा जब कभी समांतर ले जाएगा तो उसमें इस तरीके से और इसमें इस तरीके से करके दिखाएंगे। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर में क्या है कि अगर ये मान लीजिए क्या है, ये अब हम बार बार लिखेंगे नहीं इसको, देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है,
और ये इस तरीके से। अगर ये मान लीजिए इसका क्या है, यहाँ ये मान लीजिए फोकस है, यहाँ मान लीजिए सी। अगर कोई किरण क्या होती है, अगर वो इस तरीके से जाती है कि वो फोकस से जाती है, कहां से जाती है, वो फोकस से जाती है। अगर कोई किरण फोकस से गुजरेगी तो हमेशा जब वापस आएगी तो मुख्य अक्ष के क्या आएगी, समांतर आएगी। जो ये मुख्य अक्ष होती है इसके क्या आएगी, ये समांतर। समांतर जाएगी तो फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी तो किससे आएगी, समांतर आएगी। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, किसमें, और उत्तल में देखेंगे। देखिए अवतल में क्या होता है, देखिए ये इसका यहाँ F हो जाएगा, ये इसका यहाँ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगर वो कोई किरण कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी जैसे कि बिल्कुल सीध में किसकी पड़े, फोकस की पड़े। अगर फोकस की सीध में पड़ती है तो जब टकराएगी तो टकराने के बाद वो कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के कैसे आ जाएगी, समांतर आएगी। तो किरण कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के कैसे आएगी, समांतर। अगर फोकस की डायरेक्शन में पड़ेगी तो हमेशा लौटने के बाद कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो अगर समांतर जाती है, इसमें देखिए समांतर जाती है तो ऐसे आते हैं, लग रहा है फोकस से आ रही है। अगर फोकस की डायरेक्शन में जाती है तो कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। ये इसके नियम देखेंगे। उसका थर्ड नंबर देखिए, अगर हम बात करें किसकी, देखिए एक फिर से अवतल दर्पण बनाते हैं इसमें, देखिए इस तरीके से। और ये देखिए ये इसका, ये सब पी है इसके, ये क्या है इसका, पी ध्रुव होता है, ये पी होता है। ये देखिए एक पी है, ये यहाँ पर मान लीजिए क्या एफ है, और यहाँ क्या है, ये सी है। अब देखिए और क्या हुआ, अगर जो सेंटर की डायरेक्शन में जाता है, अगर वो सी से जाता है, किससे जाता है, कोई प्रकाश की किरण कैसे जाती है, वक्रता केंद्र सी से जाती है, तो जैसे जाएगी अपने ही रास्ते पर वापस ही क्या होगी, वो लौट आएगी, वो इधर उधर मुड़ेगी नहीं। अगर कोई किरण हमेशा वक्रता केंद्र से जाएगी तो अपने ही रास्ते पर क्या होगी, वो वापस लौट आएगी, कहीं इधर उधर से जाएगी नहीं। हम चाहे इसकी बात करें, किसकी, उत्तल दर्पण की चाहे हम बात करें, उत्तल दर्पण में भी देखिए क्या होगा, उत्तल दर्पण में भी देखो, देखिए क्या होगा, ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगर कोई किरण कैसे पड़ रही है, इस तरीके से पड़ रही है कि बिल्कुल इसकी सीध में पड़ती है, किसकी सीध में, वक्रता केंद्र की सीध में पड़ती है। अगर इसकी सीध में कोई पड़ी है तो उसी अपने ही रास्ते पर क्या होगी, वो वापस लौट आएगी। ये 3 पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। फिर जो इसका चौथा पॉइंट है वो कोई बहुत वो नहीं, केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर कहीं पोल पर कोई किरण पड़ती है, ध्रुव पर पड़ती है, तो जैसे इधर पड़ती है वैसे इधर वापस क्या होती है, आती है। जैसे परावर्तन आपने पढ़ा नहीं है, ये परावर्तन हो रहा है, जितने कोण पर पड़ेगी उतने कोण पर क्या होगी, वापस आएगी। ऐसे इसमें अगर इससे पड़ेगी तो ऐसे इसमें भी क्या होगी, वापस आ जाएगी। ये अगर लेकिन इसमें से 3 पॉइंट ये आपको अच्छी तरीके से क्या करने हैं, ये और ये और ये, क्योंकि इनसे आपकी इमेज बनेगी। आपको 8 और 8 इमेज बनानी है। 8 बनानी है किसमें, दर्पण में, और 8 आपको बनानी है किसमें, लेंस में। 16 इमेज आपको बनानी है, समझ रहे हैं। और उस 16 इमेज को जब अच्छी तरीके से बनाएंगे तब एक चैप्टर समझो आपने कंप्लीट किया ठीक तरीके से। उसके बाद और बातें सीखेंगे।